वेलकम टू गोयल आईएएस। तो आप जानते ही हैं कि हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं पॉलिटी से रिलेटेड। आज हम 7वें लेक्चर पे क्या पढ़ने वाले हैं आइए ज़रा देखते हैं। तो देखिए सीईटी में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, इवन सिविल सर्विसेज लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या मिलता है। तो ये आज हम देखते हैं लेक्चर 7 पे हमें क्या मिलता है। तो हमने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर जो 6 लेक्चर्स हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डेडिकेटेड थे, जहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आपको पढ़ाया गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। और मैंने बताया भी था आपको किस तरह से डोमिनियन की जो एक परिभाषा है वो बदली थी, राइट। डोमिनियन की परिभाषा बदली थी, इसीलिए डोमिनियन की परिभाषा कहीं ना कहीं स्वराज से पूर्ण स्वराज, स्वराज की मांग 1906 में थी और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में थी। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता था, एक सोवरेनिटी नहीं होता था। पर मैंने आपको बताया था जो स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर है जो 1931 में लाया गया था, जिसने कहीं ना कहीं डोमिनियन को परिभाषित किया, जिसके अनुसार कहीं ना कहीं डोमिनियन मतलब भी है वास्तविकता में सोवरेनिटी, राइट। तो ये समझने के लिए आपने मेरे लेक्चर जरूर देखने प्रीवियस। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे 2 डायमेंशन में हम इसको देख सकते हैं। एक तो वाला संविधान, जब संविधान सभा के रूप में संविधान बन रहा था, क्योंकि संविधान सभा भी कहीं ना कहीं एक संविधान का ही दर्जा हम उसे देंगे, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं आगे चलकर एक पार्लियामेंट की भूमिका उसने निभाई, उसने फंडामेंटल लॉज दिए हमें। तो एक इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखेंगे और एक देखेंगे हम जब संविधान बन चुका है तो उसका एवोल्यूशन, राइट। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवोल्यूशन प्रायर टू एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको याद रखना चाहिए कि संविधान सभा जो है उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को वो एडॉप्ट हो गया था। इसीलिए हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, राइट। तो एडॉप्शन से पहले का जो इवोल्यूशन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हमें दिखती है, संविधान का मतलब ही होता है कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान का मतलब होता है मेरे ज़मीन मेरा क्षेत्र के मौलिक कानून मेरे द्वारा, मेरे लोगों द्वारा बनाए गए। तो संविधान यही तो है। भारत का संविधान होता है, यूएसए का संविधान होता है, यूके का संविधान होता है। तो संविधान का संबंध होता है उस क्षेत्र से, उस एरिया से, उस ज़मीन से, उन लोगों से। तो इसकी शुरुआत हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका जेनेसिस आपको स्वराज से दिखेगा। आप जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद स्वराज की मांग उठी थी। उस समय स्वराज का मतलब होता था अंदरूनी क्या है, हमें स्वतंत्रता चाहिए प्रांतीय स्तर पे, केंद्र पे नहीं चाहिए। तो इसकी शुरुआत यहाँ दिखती है। फिर 1936 में आपको दिखता है, जैसे आपने पढ़ाई होगा कि 1934 में जो एम एन रॉय थे, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो 1934 में जो भारत के कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय, उनके द्वारा संविधान सभा की मांग उठी थी। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपको, जब लूसेंट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने उठाई, तो महात्मा गांधी का नाम आता है। और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है आपका एम एन रॉय का। तो क्या सही है आंसर कि संविधान सभा की मांग करने वाला कौन था? देखिए आप समझिए दोनों ही सही हैं, लूसेंट भी सही है और लक्ष्मीकांत जी भी सही हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के समय पर 1922 में जब ये मांग उठी थी तो गांधी जी ने ये संविधान सभा की मांग प्रांतीय स्तर के लिए करी थी, कि प्रांतीय स्तर पे जो संविधान सभा की मांग थी वो गांधी जी द्वारा की गई थी, परंतु राष्ट्रीय स्तर पे जो संविधान सभा की मांग करी थी वो एम एन रॉय के द्वारा की गई थी 1934 में। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा क्योंकि संविधान तो राष्ट्रीय स्तर पे चलता है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले जो भारतीय बने वो कम्युनिस्ट लीडर हैं एम एन रॉय, वो बने 1934 में। 1935 में इसको कांग्रेस के द्वारा उठाया गया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी घोषणा करी, डिक्लेरेशन करा, ठीक है, डिक्लेरेशन करा यानी कि बताया। और कहीं ना कहीं 1939 में ये रेजोल्यूशन संविधान सभा का अडॉप्ट हो गया कि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी भारत का, उसमें सभी लोग भारतीय होंगे, बाहर के लोगों को जगह नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा विस्तारित रूप से आपको बता दिया। यहाँ पर तो सिर्फ 1936 दे रखा है। और यहाँ पर देखेंगे 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली क्या करेंगे, एडमिशन द इंडियन राइट्स टू फ्रेम इंडियन कोड। ऑब्वियसली मैंने बताया था 1945 में जो चुनाव हुए थे, जब युद्ध खत्म हुआ था तो यूके में कहीं ना कहीं लिबरल गवर्नमेंट आ गई थी। तो लिबरल गवर्नमेंट जो थी वो एंटी इम्पेरियलिस्टिक थी, भारत के प्रति संवेदनशील थी। संवेदनशील यहाँ पर सकारात्मक स्वरूप में मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं भारत की जो मांग थी उसको माना जाए, इसीलिए कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा था, राइट। आगे देखिए, अब देखिए ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1947 पे और कहीं ना कहीं 2 डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया, राइट। और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो जो भी एक्शन कर रही थी, जो भी फॉर्मलाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो कैबिनेट मिशन द्वारा ही किया गया था, राइट। जैसे हम जानते हैं कुल सीट 389 थी, हर एक सीट 10 लाख लोगों को, 10 लाख भारतीयों को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहीं से आइडिया लगता है कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी
1946 के आसपास वो 39 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि क्या बोला मैंने, एक सीट पे 10 लाख लोग, तो उस हिसाब से 389 जब आप निकालेंगे तो लगभग 39 करोड़ थे भारत की जनसंख्या, राइट। आज देखिए 140 करोड़ है, 100 करोड़ बढ़ चुके हैं हम लोग। और जो प्रिंसली स्टेट को दी गई सीट वो 93 थी, और ब्रिटिश प्रोविंस को दी गई थी 296। जब आप 296 और 93 को जोड़ेंगे तो 389 आएगा। और समझने वाली बात यह है कि 93 सीट्स जो थी नॉमिनेटेड थी, और 296 क्या थी, ये इलेक्टेड सीट्स थी, ठीक है। इसलिए कभी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा कैसी थी, निर्वाचित थी या मनोनीत थी, इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, तो आपने बोला है पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। हाँ, ये बात अलग है, जो इलेक्टेड सीट्स थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं थी, ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से थी। आगे देखते हैं, जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें जो सबसे वरिष्ठ हमारे व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। और हमें दिखता है कि 11 दिसंबर को इसकी जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें हमने क्या दिखता है कि पहले हमें एक निर्वाचित अध्यक्ष दिखे, स्थायी भी दिखे, परमानेंट भी दिखे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक फ्रेंच की प्रथा होती है जिसमें जो वरिष्ठ होते हैं, तजुर्बे से नहीं, उम्र से, उम्र और तजुर्बे का कोई एक प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता, डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, परंतु जहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ होता है उम्र में उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, पर ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। इसलिए मुझे दिख रहा है या हमें दिखता है कि 9 दिसंबर को कौन बने हमारे अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परंतु 11 तारीख को निर्वाचित कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियल इलेक्टेड एंड, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो ये था ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी इसमें, ठीक है, हर किसी को नहीं शामिल किया गया था। जैसे आज के हिसाब से देखिए हमारे वहाँ एडल्ट सफरेज होता है ना, एडल्ट सफरेज मतलब जो भी व्यक्ति 18 या 18 से ज़्यादा उम्र का है वो चुनाव में भाग ले सकता है, सभी लोग, चाहे वो पैसे वाला है, नहीं है, मेल है, फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स देता है नहीं देता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसे एडल्ट सफरेज कहते हैं। परंतु उस समय ऐसा नहीं था, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी थे, मतलब कौन कितना टैक्स देता है, कितनी प्रॉपर्टी है और एजुकेशन के हिसाब से कैसा, उसी को शामिल किया गया था। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, संविधान सभा जो है उसमें जितने हमारी पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, और जवाहरलाल नेहरू हो गए, राइट, वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो इस तरह के जो दिग्गज नेता थे वो सभी शामिल हुए। परंतु अगर 2 दिग्गजों को आप देखोगे, गांधी जी और जिन्ना, वो इसमें शामिल नहीं हुए, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हुए, एक अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, उसको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखिए ये जो है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मेजर कमेटीज़ बनी थी और माइनर कमेटीज़ बनी थी। अब मैं तो आपसे बोलूँगा कि मेजर कमेटीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यूनियन, अब जहाँ पर यूनियन लगा होता है ना वहाँ पर एक टिप है, जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिए, और जहाँ पर प्रोविंशियल लगा हुआ है वहाँ पर आप वल्लभ भाई पटेल लगा दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। और ड्राफ्टिंग के तो आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर, राइट, और ड्राफ्टिंग एडवाइजरी कमेटी, ये सब आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो स्लाइड को पॉज करके आप इसे याद कर सकते हैं, ये सारा देखिए। और माइनर कमेटीज़ क्या सर पूछी जा सकती है, हाँ पूछी जा सकती है, जैसे जीवी के मावलंकर जो है, ठीक है, ये हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर भी बने हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी जो संविधान सभा थी उसको संसद की भूमिका भी मिल गई थी। तो जब 15 अगस्त 1947 के बाद से जब हमारी संविधान सभा के रूप में मिलती थी, यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए मिलती थी, तो उसमें अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब वो संसद की भूमिका निभाती थी तो उसमें अध्यक्ष बनते थे जीवी मावलंकर, राइट। तो ये जीवी मावलंकर हैं, ये बात याद रखिएगा, पहले लोकसभा के स्पीकर भी बने हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। देखो यहाँ पर तो रटने वाला है, तो आपको रटना ही पड़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, क्योंकि लोकतांत्रिक विचारधारा में प्रस्ताव लाया जाता है जिससे कि जो भी अधिकतम लोग हाँ कहेंगे वही होगा ना, क्योंकि कोई भी फैसले अगर मैं अकेले ले लूँगा वो तो तानाशाही हो जाएगी, वो लोकतंत्र कहाँ होगा। तो लोकतंत्र में पहले एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, लिखित प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसमें जब साइन होते हैं तो अगर वो मेजोरिटी उसमें समर्थन करते हैं तो वो पास हो जाता है। तो ये रेजोल्यूशन है लोकतंत्र की बुनियाद, और उद्देश्य क्या होगा उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रथम मीटिंग 9 तारीख को हुई थी, फिर 11 तारीख को हमारे पहले स्थायी अध्यक्ष मिले, फिर अगले दिन क्योंकि एक दिन का गैप होता था, काफ़ी लंबा काम करना होता था तो गैप होता था, तो 9 फिर 11 फिर 13 तारीख को क्या होता है, अब ये डिसाइड करना है ना कि संविधान कैसा बनाना है, हमारा देश कैसा होगा, पूंजीवादी होगा, समाजवादी होगा, साम्यवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, अखंडता की क्या उसमें बिंदु होंगे, तो ये सब डिसाइड करना था। तो इसको लाया गया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो प्रस्ताव लाया गया जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है हिंदी में, वो लाया गया, और ये लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, जो कि पास हुआ। देखिए पास करने में आप डेट पढ़ते हैं वो है 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, मैं लिख देता हूँ, 13 दिसंबर
1946 को लाया गया और इसको पास किया गया 22 जनवरी 1947। वो इसलिए है, इतना टाइम इसलिए लगा, ऐसा नहीं था, उस समय सब लोग एग्री कर गए थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे वो 296 सीट्स में हुए थे ना, 208 तो हमारी कांग्रेस ही ले आई थी। तो कोई भी प्रस्ताव तो एकदम पास हो जाना था, जो बी आर अम्बेडकर, माफ़ करना, जो जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो एकदम पास हो जाना चाहिए। तो इसमें इतना समय क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो शाम को गांधी जी के साथ बैठा जाता था और गांधी जी का जो तजुर्बा है, उनसे जो राय मशवरा है वो लिया जाता था गांधी जी से, राइट। तो गांधी जी ने कहा कि अभी आप रुकिए, मुस्लिम भाई हमारे वापस आ सकते हैं, उनको बुलाइए, ये जो आप प्रस्ताव ला रहे हैं उनकी भी सहमति लीजिए। तो इसलिए इंतज़ार किया गया, पर जिन्ना जो थे आप जानते ही हैं वो एक कट्टर स्वभाव के थे। अब जो हो गया सो हो गया, वो कहते थे अब तो पाकिस्तान बनेगा, तो इसीलिए इसमें इतना समय लग गया। 22 जनवरी 1947 इतना समय लगा, वरना तो ये 2 दिन में पास हो जाता। तो आंसर क्या है इसका? मुस्लिम लीग का इंतज़ार करना, गांधी जी के कहने से एक उम्मीद थी कि भारत का विभाजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसको बताया गया किस तरह से होगा, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चल के जब ये पास होता है और आगे चल के जब भारत का संविधान लिख लिया जाता है तो इसी ने आगे चल के उद्देशिका का रूप लिया, यानी कि प्रियम्बल का रूप लिया, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या है, इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट। देखिए मैंने बताया कि जो ड्राफ्टिंग करने की जिम्मेदारी थी वो हमारे अम्बेडकर साहब के पास थी, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे, और बाकी अन्य जो लोग हैं उनके नाम भी आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप नाम याद रखिएगा, वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने ड्राफ्टिंग करी थी और 26 को फाइनल ड्राफ्ट लाया गया था और कहीं ना कहीं हमारा संविधान एडॉप्ट हो गया था। एडॉप्ट का मतलब होता है हमने अपने संविधान को समर्पित कर दिया है, ठीक है। हमारे जो अधिकार है, हमारी जो आज़ादी है, वो संविधान को समर्पित कर दी है, और संविधान फिर उन अधिकारों का इस्तेमाल करके हमें एक सभ्य समाज देगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, मेरे संविधान ने मुझे इजाज़त दी है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के द्वारा। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के द्वारा मुझे एक आज़ादी है, एक मेरे को लिबर्टी है कि मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, है ना, परंतु मैं गाली तो नहीं दे सकता ना, गाली दूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो इसीलिए जो ये आज़ादी मिलती है, जो शर्तों में होती है, जो एक नैतिकता वाली आज़ादी होती है, संविधान ही तो देखता है। अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मुझे डर रहेगा, क्योंकि संविधान मुझे वो आज़ादी नहीं देता है। तो मैंने अपने आप को समर्पित किया ना संविधान को, जिससे कि एक सभ्य समाज की नींव उठे। मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स आप समझे होंगे, ठीक है। और इवेंचुअली हमें दिख रहा है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ये 26 जनवरी जो है ये एक ऐतिहासिक डेट है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 1929 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग था वो पूरा हो गया। पहले स्वराज चल रहा था, फिर पूर्ण स्वराज एक औपचारिक रूप से सफल हुआ। ये दिसंबर का महीना था और रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था, ये दिसंबर के महीने में रावी नदी के तट पर। और ये डिसाइड किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसीलिए 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, अडॉप्ट हो चुका था। तो इसीलिए वेट किया गया 2 महीने का और इसको श्रद्धांजलि दी गई इस तारीख को 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, राइट। ये बात आपने याद रखनी। तो अब देख रहे होंगे किस तरह से, कितना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, अच्छी तरह हमें समझना होता है, राइट। अब देखिए कुछ लोग हमारी आलोचना भी करते हैं संविधान सभा की, वो क्या है कि ये नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ जो टैक्स दे सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को रखा गया था। नॉट अ सोवरन बॉडी। आधे समय तक तो ये सोवरन बॉडी नहीं थी, मैंने बताया था 15 अगस्त 1947 से ये सोवरन हुआ था। डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस मेंबर, बिल्कुल सही था। आउट ऑफ 296 सीट 208 सीटें कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी, ठीक है। और अगर कुल सीट भी देखी जाए 389, तो इसमें मेजोरिटी की बात की जाए तो 300 + 80 + 9 को अगर मैं 50% निकालूं तो 150 ये आ गया, 40 ये और 5 ये, तो ये हो गया 195। 195 जिसके पास सीट है वो कुछ भी कर सकता था। तो कांग्रेस के पास तो 208 सीट आई थी। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेशन। बिल्कुल, यहाँ पर जितना भी बहुमत था वो लॉयर्स का था। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में भी आप देखेंगे BR अम्बेडकर के अलावा भी काफ़ी लोग उसमें लॉयर थे। आप पे ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप रिसर्च करके बताइएगा कि मुंशी क्या लॉयर तो नहीं थे। तो इसीलिए इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी टेक्निकल दिखता है, काफ़ी लीगल दिखता है, राइट। तो ये लॉयर का पैराडाइज है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिट के पेटिशन डाल रखे हैं। मतलब बार बार न्यायपालिका को दर्शाया गया है, न्यायपालिका को मतलब बहुत मजबूत किया गया है। पर ये आलोचना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि लिखित संविधान में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो मूल सिद्धांत होते हैं उसका संरक्षण करे, राइट। तो कुछ आलोचनाएं तो सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, पर ये आलोचनाएं थोड़ी सी उतनी सत्य नहीं दिखती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं
यहाँ पर HR खन्ना साहब क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉल फॉर अ हाईएस्ट स्टेट क्राफ्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अ लिविंग थिंग फॉर सक्सीडिंग जनरेशन। देखिए इसमें कह रहे हैं कि संविधान को बनाना कोई बच्चों का काम तो है नहीं, इसीलिए आपने देखा BR अम्बेडकर जैसे दिग्गज, BR अम्बेडकर तो आपको पता है ये महाराष्ट्र से तो सीट हार गए थे, पर ये बंगाल से जोगीनाथ मंडल ने सीट छोड़ी थी, वहाँ से सीट में आए थे। परंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो BR अम्बेडकर की सीट तो पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था ना बांग्लादेश। फिर भी अम्बेडकर साहब को भारत के संविधान में जगह मिली जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, राइट, क्योंकि उनकी योग्यता की वजह से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों का काम तो है नहीं, तो ऐसे लोगों को बुलाना था जो कर सकते हैं, राइट। और इससे लिविंग डॉक्यूमेंट बनाना था। लिविंग का मतलब होता है जो समय के साथ परिवर्तनशील हो, क्योंकि समाज जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। तो जो समाज का जो मौलिक कानून है क्या वो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको संविधान में 368 दिखता है, ठीक है, आर्टिकल 368 दिखता है। और कभी कभी आपको दिखता है कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो वेग होते हैं, मतलब स्पष्ट नहीं होते हैं, वो जानबूझकर होता है। संविधान के कुछ शब्द हमें स्पष्ट नहीं दिए गए हैं, संविधान में वो मौन रहता है, इसलिए रहता है कि समय समय पर जो हमारी न्यायपालिका है वो उसकी व्याख्या करे, उसका इंटरप्रिटेशन करे, क्योंकि शब्दों की एक स्टैटिक वैल्यू नहीं होती है, राइट। जैसे USA ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रोक लगा दी। वहीं पर मेरा लोन सैंक्शन हो गया, यानी कि पास हो गया, तो सैंक्शन शब्द आपने देखा कैसा है, जिसके दो अर्थ हैं। तो इसीलिए कहीं पर मौन रहा जाता है, जिससे कि परिस्थिति के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार उस कानून का, उस प्रोविज़न का, उस नियम का, संवैधानिक नियम का स्वरूप बदला जा सके और उसमें न्याय समाहित किया जाए, राइट। चलिए आगे क्या है, देखिए कुछ हमारे इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बन चुका है उसका इवोल्यूशन देखें तो 42वें संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, 1976 में हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी। 15(4) आप जानते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकवर्ड सेक्शन के लिए काम किया गया, डोंट वरी हम पढ़ेंगे। 15(5) में 93rd अमेंडमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको, उनके लिए प्रावधान दिए गए। ये जितने भी अमेंडमेंट हैं, ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे, आप चिंता बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जैसे कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जो व्याख्या है, मैंने कहा था जो हमारी न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, तो उसकी व्याख्या के हिसाब से देखेंगे कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे राइट टू एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है 86 अमेंडमेंट के द्वारा। 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो शिक्षा है उसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया, उससे संबंधित जो आर्टिकल जोड़ा गया है वो 21A जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जजमेंट है मोहिनी जैन वर्सेस उन्नी कृष्णन केस, ठीक है, ये पहले केस आया उसके बाद ये बनाया गया। तो इस तरह से डोंट वरी, ये तो हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आप जानते ही हैं आपका पेपर है मई में, और IAS तो आप जानते हैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है, प्री में भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए IAS के लिए हमारा डेडिकेटेड चैनल है गोयला IAS, और ये नंबर है, तो आपने सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल पे, और IAS से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे और ये नंबर पे हमें पिंग करना है, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद। स्टॉप, स्टार्ट, 3, 2, 1। तो मुझे उम्मीद है वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और देख रहे होंगे किस तरह से कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फीस देखिए CET के लिए प्रीमियम लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, मात्र 4,999 का, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइट, कि जो लोग तैयारी कर चुके हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज मात्र पड़ेगी 1,499 की, मात्र, राइट।